सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में आपके एग्जाम के लिए बहुत कुछ है भाई साहब, बहुत कुछ। चाहे वो लीगल लो, सीए लो, पॉलिटी ले लो, हर कुछ से कुछ ना कुछ है आपके पास। ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी भी ले लो। स्टैटिक का पार्ट तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये एससी टू हियर तेलंगानाज अपील अगेंस्ट द गवर्नर। गवर्नर साहब मान नहीं रहे हैं तो इनको मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है बार बार, है ना। आर.एन. रवि साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अभी भी वैसा ही हो रहा है। तो ये आप सीए का ले लो और पॉलिटी का एक बड़ा अच्छा टॉपिक हो सकता है। कोई सा भी एग्जाम उठा लो, एमएच सेट उठा लो, अभी रिसेंटली ही है, 3 ईयर 5 ईयर, डीयू उठा लो, इसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक बन सकता है। इससे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जैक्टली मद्रास हाईकोर्ट कनेक्शन विद द अम्मू फ्रॉम द एलिफेंट विस्पर्स। अम्मू इज द वेरी क्यूट एलिफेंट बेबी, ठीक है, एलिफेंट काफ। एंड तो उसको देखेंगे अम्मू के बारे में क्या क्या है। और एलिफेंट विस्पर एक टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है और एक नेशनल पार्क से रिलेटेड है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। तो उसकी ज्योग्राफी थोड़ा सा आई वांट यू टू सी। व्हाट्सएप थ्रेटनिंग टू लीव यूके, व्हाट्सएप से रिलेटेड एस्पेक्ट देखेंगे क्योंकि व्हाट्सएप न्यूज में है और एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार कि फाउंडर कौन है, किसने ऑक्यूपाई किया, कब फाउंड हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आरबीआई हैज परमिटेड बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन रूपी। ये कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, डेट वाज द वॉस्त्रो अकाउंट। तो ये वहीं से रिलेट कर, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बड़े अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, फंसाने वाला क्वेश्चन है भाई साहब ये। एयू के यूएस डील, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस का डील है। एनपीटी से रिलेट करेंगे इसको, आईएईए से रिलेट करेंगे और इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या था सर ये? तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन दोनों बात को देखेंगे। इंडिया की मेंबरशिप को क्रॉस चेक करेंगे, कब ये फाउंड हुआ, कब नहीं हुआ, इंडिया मेंबर है नहीं है, क्या है, हर कुछ को फॉरवर्ड करेंगे हम इसमें। सुरेखा फर्स्ट वुमेन टू बी ऑपरेट वंदे भारत ट्रेन, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जा सकता है वन लाइनर एग्जाम का, माइट बी एक इजीएस्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए ये आते हैं इस पे। एससी टू हियर तेलंगाना's अपील गवर्न अगेंस्ट गवर्नर। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशन to delay necessary assent as required on the bills. Any refusal on the part of the governor, including delay, will defeat parliamentary democracy and will of the people. Telangana government's petition in Supreme Court. तो गवर्नर साहब ने मना कर दिया है बिल पे साइन करने से, आराम से ही इज टेकिंग हिज स्वीट टाइम। तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तेलंगाना गवर्नमेंट को। तो चलिए तेलंगाना गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए और आप ये जानिए कि एग्जैक्टली गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो उनको तो जहां जाना है जाने दीजिए, आपको क्या ही करना है उनके जहां जाने से, अपन को बस देखना है गवर्नर। तो हमारा टॉपिक है अभी का गवर्नर। जो भी पॉलिटी पढ़ते होंगे उनके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पता चल ही गया होगा कि ये किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो पढ़ के एग्जाम आने वाला है कुछ टाइम पे। आर्टिकल 153 जो होता है वो बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। मल्टीपल गवर्नर्स भी हो सकते हैं, इट्स कंप्लीटली ओके। दो से ज्यादा गवर्नर होते, मतलब दो से ज्यादा स्टेट के लिए एक गवर्नर हो सकता है, इट इज कंप्लीटली फाइन। उसके बाद जो आपको पढ़ना है इसमें वो है गवर्नर की एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्या हो सकता है आपको कि इंडियन सिटीजन, आईसी होना जरूरी है, 35 साल की उम्र होनी जरूरी है भाई साहब। तो देख लेना कौन कौन एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं उठाते होने चाहिए। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप लोगों को मैंने बहुत पहले भी पढ़ाया था, अगर याद हो कि जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो प्रेसिडेंट में भी हम लोगों ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसा कुछ पढ़ा था, अगर याद आ रहा हो तो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली आपको होता क्या है कि अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में हो और साथ में अदर गवर्नमेंट सर्विस की भी बेनिफिट उठा रहे हो तो दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें केस है, आपको जया बच्चन का केस है। तो उनका एक फिल्म टेलीविजन की वो हेड थी, यूपी फिल्म टेलीविजन बोर्ड की, फिल्म बोर्ड की वो हेड थी। तो वो उस टाइम पे एमपी भी थी। तो प्रॉब्लम ये एमएलए थी, सॉरी। तो शी वाज आल्सो होल्डिंग अ पोस्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड आल्सो द नेशनल यूपी फिल्म बोर्ड की हेड भी थी वो। तो उनपे ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए कि शी इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो फाइनली जब केस डिसाइड हुआ तो बात ये सही हुई और उनको रिजाइन करना पड़ गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता है कि वो सैलरी ड्रॉ कर रही होनी चाहिए, किसी भी तरह का बेनिफिट। इवन जब यूपी बोर्ड की चेयरमैन थी वो फिल्म बोर्ड की, तो एट द टाइम ऑफ चेयरमैन शी वाज नॉट ड्रॉइंग अ पेनी इवन फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग। तो एक पैसा नहीं ले रही है, फिर काहे बात का भाई साहब सर आपने क्यों कहा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? क्योंकि जब भी वो यूपी आती थी असेंबलीज को ज्वाइन करने के लिए, मीटिंग्स के लिए, तो वो उनको यूपी फिल्म बोर्ड की गाड़ी लेने आती थी उन्हें।
तो दैट इज कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिकॉज यू आर टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर देखें तो आप 102 एक बार घूम लेना आर्टिकल, और एक भी बड़ा सुंदर सा आर्टिकल है दैट इज 191, ये दोनों आर्टिकल घूम लेना, इट इज रिलेटेड विद द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, गवर्नर में एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको जब इतना पढ़ लोगे तो गवर्नर का आता है पार्डनिंग पावर। पार्डन पावर आता है गवर्नर का 161 में, कि गवर्नर पार्डन प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों पार्डन प्रोवाइड करते हैं? पार्डन जो है आपको वो प्रेसिडेंट भी प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 72। ठीक है, लेकिन इनके पार्डनिंग पावर में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा होती है, इसका एम्बिट ज्यादा होता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो मिलिट्रीज आर्म फोर्सेस के भी कोर्ट का पार्डन कर प्रोवाइड करता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी भी और बात चीजें हैं, अंदर देखेंगे कि और क्या क्या बातें हैं। गवर्नर को हम एक बात और जानते हैं, गवर्नर एक डुअल रोल प्ले करता है, एक तो स्टेट की फंक्शनिंग को देखता है, ठीक है, एक तो स्टेट की फंक्शनिंग, दूसरा ये यूनियन और स्टेट के बीच में एक लिंक बना लेता है। ये बातें आपको ध्यान जहन में होनी चाहिए अच्छे से। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, गवर्नर इज द फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉरी, इन नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड होता है गवर्नर स्टेट के लिए, फ्रेंड भी होता है स्टेट का, फिलोसफर भी होता है, और उसको आगे गाइड भी करता है कि हाँ किस तरह से आपको फंक्शन करना है, क्या नहीं करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड प्रीटी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं गवर्नर का जो आपका टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है इन जनरल, बट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा आप पे तब तक आप गवर्नर बने रहोगे, इट इज कंफर्म्ड, राइट। और अभी गवर्नर ना आपको बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली बहुत चीफ जस्टिस, एक्स जजेस ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट, एस.ए. अब्दुल नजीर, इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट्स, तो प्लीज उनको ध्यान में रखना, वो इम्पोर्टेंट है, हवा हवा में मत उड़ा देना। ठीक है, चल, आई होप कि इतना क्लियर होगा। गवर्नर के बाद एक चीज आता है, गवर्नर का मतलब बहुत फेमस केस है, जब भी हम गवर्नर पढ़ते हैं या पढ़ते हैं गवर्नर, तो वो केस आप जरूर पढ़ते हैं। अगर वो केस आपने नहीं पढ़ा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर क्लास। एक कुछ केस है, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर ऐसा क्या हुआ था इस केस में जो इतना इंपॉर्टेंट बोल दिए? इस केस में गवर्नर साहब को बताई गई थी कि अपने लिमिट में रहा करो। देखो, आप लोगों ने इमरजेंसी तो पढ़ी, इमरजेंसी पढ़ी होगी, इमरजेंसी, इमरजेंसी के कौन से आर्टिकल्स होते हैं? 352 नेशनल, 352 6 एंड ये देखो ये नीचे आ गया 360 कर लेते, चलो यहाँ पर ऐसे कर लेते, ठीक है, ऐसा लग रहा है वो फैक्टराइजेशन हो रहा है। ठीक है, 352 की अगर बात करेंगे तो 352 को कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, 356 इज स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, और 360 होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंडिया में आज तक एक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, तो इसके बारे में बात भी नहीं करें। 352 इज अ नेशनल इमरजेंसी, पता है ये पूरे कंट्री पे लग सकता है, ये कंट्री के किसी पार्ट पे लग सकता है। ग्राउंड्स होते हैं वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन बहुत बाद में आया, उसके बाद था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, लेकिन 42nd अमेंडमेंट से उसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। चलिए बात की बातें हैं, तो इमरजेंसी में पढ़ेंगे तो पढ़ना आप लोग। 356 आपका क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? 356 जो होती है वो लगता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, चीफ मिनिस्टर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। वैसे ये इंटरेस्टिंग है कि वो सीएम का ही फेलियर पे होता है वैसे, है ना, सीएम स्टेट के हेड होते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को ठही नहीं ढंग से चला पाएंगे तो फेलियर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का। ऐसे भी याद कर सकते हो स्टेट मशीनरी, स्टेट इमरजेंसी को। ठीक है, तो 356 लगाते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर, गवर्नर को लगता है तो वो लगा सकते हैं, तो यहाँ पे गवर्नर आपको रिलेट हो जाता है। तो सर इस केस में ऐसा क्या हुआ था जो लिख दिए यहाँ पर? देखो,
एग्जैक्टली क्या हुआ था, 1988 की बात है। सरकार ने अंधा कानून, अंधा एकदम इमरजेंसी लगाई जा रही थी कि जो जीत गया, जो अलग पार्टी में है, वो दूसरे में इमरजेंसी लगा करके अपने अंडर ले लेता है पूरे स्टेट को। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी। एसआर बोमई गवर्नर थे साउथ कर्नाटका के, आई गेस कि ही वाज द गवर्नर एट द टाइम। एसआर बोमई, ही वाज द गवर्नर, नहीं सॉरी, ही वाज द सीएम। एसआर बोमई वाज द सीएम। एसआर बोमई सीएम थे, ठीक है। इनके यहाँ स्टेट इमरजेंसी लगा दी, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगा दी। अब इनको लगा कि यार हम तो गवर्नर के पास गए, उसके बाद ये अपना गवर्नर के पास गए मस्त, और फिर बोले कि सर ये देखिए मेरा ये प्रूफ है, आई एम फ्लोर टेस्ट में भी हम जीत चुके हैं, हम मैंडेट मेरा सही है, इस बात का इमरजेंसी लगा लो, कौन सा मशीनरी फेलियर हो गया है। गवर्नर ऐसा सीएम साहब की बात नहीं मानी गई। सीएम साहब पहले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब सीएम साहब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी गाइडलाइंस निकाली और कहा कि ये जो हरकत है तुम्हारी 356 में कि सेंटर अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको हटाओ, ठीक है। उसके जुडिशियल एम्बिट में लिया और तुरंत इनकी सरकार को रिस्टोर करवाया। और ऐसा बहुत बार हुआ है बाद में भी। आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को देख लीजिए, आप राबड़ी देवी की सरकार को देख लीजिए यूपी बिहार में, तो वहां पर भी ऐसा हुआ है कि उनके गवर्नमेंट को रिस्टेन करना पड़ गया है कि हाँ वापस से इनको बिठाओ, दे आर एलिजिबल टू रूल, ठीक है। तो ऐसा बोमई डेट्स वाई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी ये टेक्स्ट में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलो 162 देख लिया, 153 देख लिया। फंक्शंस ऑफ वाइटल लिंक रोल प्ले करता है। गवर्नर मस्ट सिटीजन 35, नॉट अ मेंबर ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हिच इज अफोरसेड। नॉट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बता दिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। 161 पार्डन ग्रांट करता है। पार्डन को कंपैरिजन करोगे तो कोर्ट मार्शल वेयर द गवर्नर डज नॉट, प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी टू पार्डन डेथ सेंटेंस, गवर्नर डज नॉट। डेथ सेंटेंस की अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है पार्डन करने की, गवर्नर के पास नहीं होती। इवन इफ स्टेट लॉ मैंडेट्स द डेथ पेनल्टी, द प्रेसिडेंट नॉट द गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू ग्रांट अ पार्डन। अगर स्टेट की अथॉरिटी ने कह दिया कि हाँ मिल जाएगा डेथ पेनल्टी, तो प्रेसिडेंट के पास जाना होगा, गवर्नर के पास नहीं। गवर्नर ऑन द अदर हैंड हैज द अथॉरिटी टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट डेथ सेंटेंस। वो कम कर सकता है, पार्डन नहीं कर सकता। ये चीज याद रखना। डेथ सेंटेंस को माफी कौन कर सकता है? जो सबसे बड़ा है, माफ महामहिम ही करेंगे। सिंपल, ऐसे याद रख लो। इन अदर वर्ड्स, द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट बोथ हैव द कंकरेंट अथॉरिटी ओवर द सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ डेथ। बाकी सब कुछ सेम है, बस डेथ पेनाल्टी का, पार्डन का थोड़ा अलग है। एसआर बोमई को कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने बताया ही था अभी, 1988-89 का बात था, प्रेसिडेंट लगा दी कर्नाटका में। फिर उसका एसआर बोमई केस का सिग्निफिकेंस देख लो, कहानी सुना दी है मैंने कि पॉलिटिकल पार्टीज मशीनरीज यूज करते थे कि फिर अपना जहां जीत गए जो सेंटर में, वही स्टेट को भी संभालने की कोशिश कर रहा है, डबल इंजन, ठीक है। द वर्डिक्ट आल्सो स्टेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट द टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डन ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली एंड इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नर ओपिनियन। गवर्नर के ओपिनियन पे नहीं होगा, मेजॉरिटी के ओपिनियन पे होगा। In this case, there was no question of a constitutional amendment, but even so, the concept of basic doctrine was applied. Doctrine ही तो है, लोग mandate select कर रहे हैं आपको, that is the basic doctrine. Supreme Court held that the policies of state government directed against an element of basic structure of the constitution would be a valid ground for the exercise of central power under 356. Next, मद्रास हाईकोर्ट कनेक्शन विद द अमू फ्रॉम द एलिफेंट विस्पर्स। आई होप की गवर्नर वाले टॉपिक में मजा आया होगा, काफी टाइम मैंने भी इसमें लेकर इंटेंशनली इसको डील किया। पॉलिटी का एस्पेक्ट है, एक बार देख लेना अच्छे से, एसआर बोमई का केस है, मिस मत करना। नाउ मद्रास हाईकोर्ट कनेक्शन विद द अमू फ्रॉम द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स को अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है ऑस्कर्स में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो 30 सेकंड्स के बाद या 20 सेकंड्स के बाद जो मूवी शुरू होती है उसमें अम्मू आती है, अम्मू इज द एलिफेंट, ठीक है। तो अम्मू एलिफेंट मतलब ये खो गई थी कुछ दिन पहले अपने हर्ड से, दैट इज द ग्रुप ऑफ द एलिफेंट, अपनी माँ से बिछड़ गई थी। तो लास्ट में अम्मू को बताया गया कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इनको सेफ जगह पर रखो ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दैट इज द अम्मू। अम्मू का पूरा नाम है अम्मू कुट्टी अलियास अम्मू अलियास बोमनी, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। क्यूट एलिफेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये है एलिफेंट विस्पर्स की। ये एक्चुअली ट्वीट किया हुआ है फ्रॉम द एलिफेंट विस्पर्स, तो ये ट्वीट मैंने निकाला था वहां से, ताकि ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे आपको कि ये इन्होंने शूट कहाँ पे की है वो। और शूट करने का इंपॉर्टेंट जगह इसलिए है क्योंकि दैट इज यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। तो लैंडस्केप है नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ नीलगिरी हिल ब्लू माउंटेन्स इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। मडुमलई टाइगर रिजर्व है, यही टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे हम आपसे, ठीक है। और ये बीआरटी ब्लॉक में है। बीआरटी ब्लॉक बेसिकली एक टेम्पल है, उसी के ब्लॉक में है। अब बीआरटी ब्लॉक में पार्ट कौन कौन है? नागरहोइल, बांदीपुर, वायनवाड़, मडुमलई एंड सत्यांगलम। वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ब्लॉक इज लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड।
बीआरटी ब्लॉक में जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इस एरिया में है। फैसिनेटिंग इकोसिस्टम नीलगिरी एंड इट्स सराउंडिंग एलिमेंट्स कवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन सितंबर 1986। तो दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कितने टाइगर रिजर्व से वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मेंशन्ड है। तो बीआरटी ब्लॉक आई वांट टू डिस्कस इन डिटेल एग्जैक्टली ये बीआरटी होता क्या है। अच्छा, ये जो एलिफेंट था इसके ग्रुप को आया था थिप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप से यह शूटिंग हुई थी। अब वेयर इज बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल? बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल, रंगास्वामी टेम्पल है बीआरटी, इसी में टाइगर रिजर्व भी लोकेटेड है। बीआरटी टाइगर रिजर्व कर्नाटका के चमरजंगर डिस्ट्रिक्ट में है। थोड़ा एक बार देख लेना नाम, अगर याद ना हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, ये नाम याद नहीं होंगे इतने आसानी से, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। लॉर्ड विष्णु का है ये। व्हाइट मिस्ट एंड सिल्वर क्लाउड्स दैट कवर द लोफ्टी हिल्स, ये छोड़ सकते हो। बिलगिरी का मतलब होता है व्हाइट हिल्स इन कन्नड़, हेंस द नेम। व्हाइट हिल्स पे लोकेटेड, दैट्स व्हाई बिलगिरी। इट इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज कनेक्टिंग द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। 1974 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था। 2011 में बीआरटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये यहाँ कहीं पे लोकेटेड है, ये देखो बिलगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व। इधर से आओगे तो ये है वेस्टर्न घाट, और इधर से जाओगे तो ये है ईस्टर्न घाट। इट इज नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ठीक है, इससे अच्छे से आप क्या ही जानोगे कहाँ पर है नहीं। बिलगिरी रंगास्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उसी रेंज में ये आपका मुड्डूमलई टाइगर रिजर्व भी है, मुड्डूमलई रिजर्व या मुड्डूमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर ये मूवी शूट की गई थी। और वो लमसम 5 इयर्स वहां पे रही थी, तब जाके उन्होंने मूवी शूट किया है। आसान नहीं होता है ना ऑस्कर देना। ये देखो, ये रहा ना आपका मुड्डूमलई, कहीं यहाँ पर भी बीआरटी भी है इसी के आसपास। तो दैट्स वाई ये ज्योग्राफी वगैरह देख लो तो अब वो चीजें याद रहेंगी कि बीआरटी के पास ही है। हाँ, देखा तो था, वहीं पर था। चलो नेक्स्ट आते हैं, वाई इज व्हाट्सएप थ्रेटनिंग टू लीव द यूके। देखो बेसिक यही है कि व्हाट्सएप का मैसेजेस जो होता है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, लेकिन यूके का एक नया पॉलिसी आ रहा है, दैट इज द ऑनलाइन सेफ्टी बिल, जिसमें वो स्कैन करेंगे मैसेजेस। और मैसेजेस को स्कैन करने का पर्पस इनका बस दो है। पहला कि एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, दूसरा एक तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है आपको, और इसमें दूसरा है कि जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं उनको कंट्रोल कर सके, इसलिए वो मैसेज को स्कैन करेंगे। व्हाट्सएप ने कहा है इट इज अगेंस्ट माय प्राइवेसी, इट इज अगेंस्ट द प्राइवेसी ऑफ माय क्लाइंट्स। अच्छा, इंडिया में भी हुआ था ये सेम चीज, तो इंडिया ने सिंपली, इंडिया इज द 22% मार्केट है प्लेटफॉर्म का, तो व्हाट्सएप ने कहा कि हम सू कर देंगे इंडिया को, यहाँ पे छोड़ नहीं सकते ना। फेस पेनाल्टीज अगर ऐसा कोई करता है तो यूके ने कहा कि फेस पेनाल्टीज है 18 मिलियन यूरो या 10% ऑफ द टोटल ग्लोबल प्लेटफॉर्म का जो भी रेवेन्यू आता है उसका। इंडिया ने भी किया था 2021 रूल्स में, लेटर ऑन इसको चैलेंज कर दिया गया, अब केस चल रहा है। तो व्हाट्सएप वाज फाउंडेड बाय 2009 में फाउंड हुआ था व्हाट्सएप बाय ब्रायन एक्टन एंड जैन कोम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों याहू के एम्प्लॉयज थे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी, फोन खरीदते हैं उसका ऐप बनाते हैं ये व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर किया था 2014 में। ठीक है, तो ये चीज देखनी जरूरी है। व्हाट्सएप को किसने एक्वायर किया? फेसबुक ने 2014 में। व्हाट्सएप फाउंड हुआ था 2009 में बाय ब्रायन एक्टन एंड जैन कोम। नाउ आरबीआई हैज परमिटेड द बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन रुपीस। ये क्या है? इसमें वॉस्त्रो की बात की थी मैंने। तो पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द वॉस्त्रो अकाउंट इज। आपका टॉपिक है वॉस्त्रो अकाउंट्स। ठीक है, मान लो कि ये है इंडिया, ठीक है, ये है रशिया, ये तो दिख ही रहा होगा अच्छे से। इंडिया का एक बैंक है एसबीआई, और इनका एक बैंक है XYZ बैंक। इंडिया और रशिया में कुछ ट्रेड हुआ, मान लेते हैं 500 मिलियन रुपीस का ट्रेड हुआ। कितने रुपीस का ट्रेड हुआ? अब इंडिया ने रशिया से कहा एक काम करो, तुम ना मुझे रुपीस में पेमेंट करो। रुपीस में पेमेंट करोगे तो मेरे लिए भी अच्छा है, डॉलर क्यों करना है, बायलैटरल चलते हैं। तो रशिया ने कहा ठीक है। तो रशिया का ये बैंक से अगर पेमेंट होगा तो इसका अकाउंट इंडिया में होना चाहिए। हर जगह तो अकाउंट खोल नहीं सकते, और इनके भी यहाँ पर होने चाहिए, तो ये काम ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, XYZ का एक अकाउंट ही खोल दिया हमने एसबीआई में, इसमें एक XYZ अकाउंट खोल दिया। तो ये जो अकाउंट यहाँ पर खुला एसबीआई में, उसे हम कहेंगे वॉस्त्रो अकाउंट।
बस इतनी सी बात। आसान है ना? वस्त्रो अकाउंट नहीं समझ में आया बता देना, वैसे समझ में तो आ ही जाना चाहिए, छोटा सा चीज़ है, कोई बड़ा है भी नहीं। ये 18 नेशंस के नाम लिखे हुए हैं सामने में। आई होप कि आप एक बार इसके थ्रू चले जाना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। नाउ सुरेखा इज़ द फर्स्ट वुमन टू ऑपरेट द सुरेखा यादव है, वंदे भारत ऑपरेट कर रही हैं ये, और ये छत्रपति सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक ये गई हैं। सोलापुर एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इन मुंबई ऑन मंडे। बस ये चीज़ याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या पता कभी पूछ दे आपसे कहाँ से कहाँ तक चला है, तो हो गया हैप्पी बर्थडे। नाउ AUKUS क्या है? AUKUS बेसिकली 3 कंट्रीज का ग्रुप है जिनके बीच में अभी न्यूक्लियर सब मशीन से रिलेटेड ट्रेड हुई है। AUKUS, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप का नाम याद होगा तो बाकी काम कर लोगे। इट इज यूनाइटेड किंगडम, इट इज यूनाइटेड स्टेट्स। ये 3 कंट्रीज है, इनके नाम तो पकड़ के रखनी रखना। चलो अब आगे देखते हैं। अंडर द AUKUS पैक्ट ऑस्ट्रेलिया जो है पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एटलीस्ट 3 फ्रॉम यूएस उसे मिलेंगे, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, और ऑस्ट्रेलिया इज अ नॉन न्यूक्लियर कंट्री। ठीक है, एलाइज वर्क होगा तो रोल्स रॉयस रिएक्टर्स, एंड बीजिंग ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया ऑस्ट्रेलिया के पास किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है एंड इज नॉट सीकिंग टू बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। बट ऑस्ट्रेलिया का न्यूक्लियर सबमरीन लेने का मतलब ये होता है कि यू हैव अ न्यूक्लियर वेपन और आपके पास रखते हो, आप पोजेस करते हो। तो बीजिंग ने कहा कि साहब ये तो IAEA और NPT का साफ साफ वायलेशन है, ये क्या तरीका है इनका। तो IAEA क्या होता है? IAEA इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, 1957 में बना था, फाउंडिंग मेंबर है। जनवरी 2020 में इंडिया ने IAEA का रिस्पॉन्स असिस्टेंट नेटवर्क टीम को भी ज्वाइन किया। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं असिस्टेंस, तो न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल एनर्जीज जो निकलती है उससे जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है उसको रिड्यूस करने में मदद करती है। IAEA का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी सर्टिफाइड इंडिया में, रावत भाटा राजस्थान में, 2012। नाउ IAEA का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, वसीनर एग्रीमेंट के जैसा। ठीक है, अरेंजमेंट 3 मेन एरियाज ऑफ द वर्क अंडरपिन ऑफ IAEA, सेफ्टी सिक्योरिटी साइंस टेक एंड सेफगार्ड एंड वेरिफिकेशन, ये 3 काम होते हैं इसके। अब आता है जकोपा। जकोपा इज ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। इसमें क्या होता है कि ये ईरान न्यूक्लियर डील या ईरान डील के टाइम पे ये जकोपा बना था। ये एक अग्रीमेंट होता है जिसमें ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम वियना में 2015 में बिटवीन ईरान एंड P5+1 कंट्रीज के बीच में हुआ। P5 इज द परमानेंट 5 जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस प्लस जर्मनी, और उसमें ये ईरान में रहते तो यूरोपियन यूनियन का इनका अपना जो भी अरेंजमेंट हुआ दैट इज द न्यूक्लियर डील। Agreement between P5+1 powers and Iran was interim deal था in which Iran agreed to roll back parts of its nuclear program in exchange for relief from some sanctions। उन्होंने कहा कि कुछ sanctions हटा दो, हम वापस कर लेंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर। तो प्रोलिफरेशन regime created by NPT and IAEA safeguard system, तो अब हमें करना है NPT। ठीक है, जकोपा क्लियर है, ये एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा था, पकड़ लिए गए, नहीं बना सकते। तो जकोपा हो गया, IAEA हो गया, 1957 में बना था, और अभी का अकूस देख लिया हम लोगों ने। नाउ NPT, NPT इज द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ये ऑब्जेक्ट है कि न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोका जाए और कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स को यूज ना करें और कंप्लीट डिसआर्मामेंट हो जाए, मतलब खत्म। ये मान लो न्यूक्लियर वेपन है, इसको भी खत्म, तोड़ दो, खत्म कर दो सब, ऐसा कोई नहीं कर रहा। ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर है वो आज सेफ है आज के टाइम पे। अब जैसे रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, ठीक है, अगर यूक्रेन न्यूक्लियर कंट्री होता तो शायद आज ये लड़ाई नहीं हो रही होती। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है, बोथ आर न्यूक्लियर नेशंस को कोई नहीं लड़ने देना चाहता। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये ट्रीटी 1968 में साइन हुई थी, 70 में एंटर हुई, 199 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ना इंडिया ने साइन किया है और कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है हमारा ज्वाइन करने का। अदर ट्रीटीज है इसका PTBT, ये है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, कि कुछ बैन कर दो कुछ यूज कर लो, इस टाइप से। फिर इसका कम्प्रिहेंसिव CTBT, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ टाइम बाउंड disarmament commitment from nuclear weapons and may use the lack of commitment as a reason to refrain from signing the CTBT। कंट्रीज का ही नहीं है उसमें साइन, तो इंडिया क्या करेगा, हम अकेले थोड़ी ना करेंगे। ये तो पता चला सब डूबो एक साथ, अकेले क्यों डूबे हम। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इट एंटर्ड 22 जनवरी 2021 एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। इंडिया किसी भी NPT की किसी भी ट्रीटी का मेंबर नहीं है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में 2 टॉपिक है, सऊदी ईरान, अब ये हम नहीं कराएंगे। 3-3 4-4 दिन हम लोगों ने सेम टॉपिक डील किया है, मैं भी उसे बोर हो चुका उस पर्टिकुलर टॉपिक से।
ठीक है, ज्योग्राफी देख लो, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल श्योरली डील इट आउट। इनर्शिया एंड इंटरवेंशन रिलेटेड टू द सेम सेक्स मैरिज, अगेन वो टॉपिक हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही कवर किया। नाउ सिकल सेल एनीमिया का इंडिया टारगेट क्या है, बताना ये चीज। माउंट मेरापी वोल्केनो इंडोनेशिया है, वैसे इसका आंसर नहीं मिलेगा तो नाटू नाटू ये तो बता ही दो एटलीस्ट, 2009 में कल ही बताया है कि इंडिया के कितने को मिला हुआ है, ए.आर. रहमान की है। Dari is the official language recognized in Afghanistan is the answer. So these were the questions and the topics that we have dealt, and I hope कि मजा आया होगा, और कोई भी डाउट आए तो प्लीज मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, I'll surely deal it out. Thank you, that's all from my side.